हेलो फ्रेंड, और वाचिंग स्टीव चैनल। आज की वीडियो में बात करें उत्तर शिक्षा भर्ती अपडेट को लेके। कल आपको पता है कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच के आदेश के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया और ऐसे में सरकार क्या अब डबल बेंच जाएगी, और अगर डबल बेंच जाती है तो क्या सरकार को वहां से राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर वहीं बात करें विवादित प्रश्नों को लेकर, अगर विवादित प्रश्न जो है बदलते हैं, अगर उन पर कॉमन अंक मिलते हैं तो चयन सूची पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो अगर इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाले वीडियोस की करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सचिव के द्वारा वो आदेश दिया गया था समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को काउंसलिंग प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाए। तो इस आदेश को आपने देखा भी होगा। वही बात करते हैं कि जो क्वेश्चन थे, किन क्वेश्चनों पर बच्चों को आपत्ति है, अभ्यर्थी जिसको लेकर कोर्ट गए थे, तो उनमें अगर हम बात करें कि 4 प्रश्न थे। तो 4 प्रश्न कौन कौन से हैं। अगर वही बात करें लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में चल रही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। दरअसल इस भर्ती के दौरान 4 सवालों के जवाबों को लेकर विवाद है, जिसे लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अभ्यर्थी मुख्य रूप से 4 सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनमें अगर हम बात करें कि यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकों की पिटीशंस पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया। कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया। कोर्ट ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करके करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें कि जो आपको आंसर की जो चयनित जिला आवंटन सूची देखने को आपको मिली थी, वो कहीं ना कहीं 1 जून को रात में मिली थी 10 बजे के आसपास। वहीं अगर हम बात करें तो 2 जून आपको 1 दिन का समय मिला था। ऐसे में जो है आपने पूरा दिन इस चीज़ में लगाया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। और ऐसे में ऐसे कई अभ्यर्थी थे जिनको दूर का ज़िला मिला था, उन्होंने अपनी जो है अपनी गाड़ी के थ्रू या गाड़ी रिजर्व करके थ्रू कई हज़ारों रुपए खर्च करके वहाँ तक पहुँचे। और अंत में उनको क्या देखने को मिला कि वहाँ से पहुँचने के बाद उनको पता चला कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर स्टे लग गया, काउंसलिंग नहीं होगी। ऐसे में उन हज़ारों अभ्यर्थियों के लिए एक निराशा की खबर थी, जो कि अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पहुँचे थे। फिलहाल इन सब में आदेश पारित किया गया कि भर्ती प्रक्रिया जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी उनको वहीं पर स्थगित कर दिया जाए। अगर वहीं बात करें सरकार की तरफ से, जो महाधिवक्ता थे राघवेंद्र सिंह और अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था, जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्र और एचजीएस परिहार, सुदीप सेठ और आदि ने पक्ष रखा था। अगर ये बात करें एलपी मिश्र, ये वही वकील हैं, और एचजीएस परिहार वही वकील हैं जो डबल बेंच में अभ्यर्थियों की तरफ से 60-65 के लिए लड़े थे। अगर वही बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से थे, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक प्रश्न था भारत में गरीबी रेखा का आकलन किस आधार पर किया जाता है, जिसमें सरकार ने उत्तर माना है परिवार का उपभोग व्यय, जबकि सही उत्तर प्रति व्यक्ति आय है, इसलिए विकल्प संख्या 3 है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। वहीं अगर बात करें दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अगर इसमें देखिए विवाद है थोड़ा सा। अगर आपने देखा होगा संविधान सभा का, तो पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इनमें सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर जब 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में ये प्रश्न थोड़ा सा वो हो जाता है जब दोनों ऑप्शन एक साथ थे, लेकिन यहाँ बात की गई थी पहले अध्यक्ष की, अस्थाई की बात नहीं की गई थी। तो पहले अध्यक्ष यहाँ पे चाहे 2 दिन के लिए ही हो, तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थे, और इसी को जो है सरकार ने भी सही माना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और क्योंकि ये पहले से भी है, तो यहाँ पे जो है विवाद उठ जाता है, क्योंकि 2 ऑप्शन दोनों अध्यक्ष थे और टेम्परेरी और परमानेंट की बात नहीं की गई थी, इसलिए इस प्रश्न पे विवाद है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि इस प्रश्न पर सबको कॉमन अंक दिया जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें, एक प्रश्न था परिभाषा को लेकर, जिसमें एक प्रश्न में लेखक की कही हुई बात को कोट करके ब्रैकेट लिखा हुआ है और पूछा गया है किस लेखक ने यह बात कही है। इसके बाद उत्तर ने विकल्प संख्या 3 को सही माना है, जिसमें वेलफेयर रहा लिखा है। लेकिन जब उनकी परिभाषा देखी गई तो पुस्तक में कुछ और ही है, जो कोट किए गए लाइन से पूरी तरह मेल नहीं खाती। किसी लेखक द्वारा कही गई बात को ठीक उसी तरह लिखा जाता है जैसा उसने कहा हो, चाहे वो किसी द्वारा दिया गया नारा हो या कुछ और। उसमें किसी तरह का बदलाव अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए यह प्रश्न ही गलत है और भ्रामक भी है। इसलिए इसके सभी विकल्प सही मानते हुए सबको कॉमन अंक देना चाहिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। और अगर वहीं बात करें केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ऐसा मानना है अभ्यर्थियों का सही उत्तर कोलकाता में है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसलिए ये भी प्रश्न जो है पूछने का तरीका गलत था और इस पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक मिलना चाहिए। अगर वहीं सवाल करें, एक सवाल और था नाथपंथ प्रवर्तक को लेकर, नाथपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक, तो इसमें मंत्री जी का भी कहना है कि यहाँ पे जो है इसका जो उत्तर होगा वो गोरखनाथ होगा, जबकि बेसिक शिक्षा सचिव का जो सचिव है उनका कहना है कि इसका जो आंसर होगा वो मत्स्यनाथ होगा। इनमें थोड़ी सी बहस भी देखने को मिली थी। तो वही अगर बात करें, मंत्री सतीश द्विवेदी ने आग बबूला होकर विभाग के वरिष्ठ IAS अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि 8 मार्च 2019 को TGT परीक्षा की B सीरीज के 88 प्रश्न में सही उत्तर गोरखनाथ बताया है। उसमें तो मत्स्यनाथ विकल्प ही नहीं है। अपने बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा 6 की पार्ट 6 के महान व्यक्तित्व शीर्षक को पढ़ लीजिए, उसमें भी गोरखनाथ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा विवाद वाला प्रश्न है कि नाथपंथ संप्रदाय के जो है प्रवर्तक कौन है। तो गोरखनाथ कहीं कहीं राइट आंसर दिया है और कहीं पे मत्स्यनाथ को भी दे रखा है। तो ऐसे में दोनों ऑप्शन एक साथ देना यह आपस में खुद ही एक तरीके का विवाद को यहाँ पे जन्म देता है। वहीं अगर बात करें, मंत्री जी ने कहा कि आप IAS अधिकारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वह सही है। मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस प्रश्न पर अभ्यर्थियों के हित में गंभीरता से विचार करने का आदेश भी दिया था। वहीं फ्रेंड्स अब बात करते हैं सरकार डबल बेंच में जा रही कि नहीं जा रही। तो जैसे ही आदेश आया था तुरंत मंत्री जी जो है बेसिक शिक्षा मंत्री वो शिक्षा निदेशालय पहुंचे और अपनी अध्यक्षता में एक मीटिंग की और आदेश को पारित किया कि जो है काउंसिल प्रक्रिया को स्थगन कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव मांगा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कि आप दें और इस पर जो है मजबूत पैरवी करके डबल बेंच से स्टे लिया जाए। तो देख लेते हैं एक बार क्या मामला है कि राज्य सरकार 69 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव भेजा। राज्य सरकार गुरुवार को अपील दायर कर सकती है। तो फ्रेंड्स मतलब आज ही की जो है राज्य सरकार डबल बेंच में अपील करेगी। अगर वही बात करें, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। अंतरिम फैसला आते ही डॉक्टर द्विवेदी बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए और फैसले की कॉपी आने पर काउंसलिंग रुकवाने के निर्देश जारी किए। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी से तुरंत अपील करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया और शाम तक प्रस्ताव निदेशालय भेज दिया गया। मतलब PNP ने शाम तक निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है और अब सरकार इस पर मजबूत पैरवी करेगी डबल बेंच में कि उस स्टे को जो है क्वेश करके जो है भर्ती प्रक्रिया को फिर से आगे जो है बढ़ाया जा सके। वहीं अगर बात करें, बैठक में तय किया गया गुरुवार तक अपील दायर कर दी जाएगी और इसकी मजबूत पैरवी करके रोक हटवाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब जो रोक है उसको हटवा के सरकार चाहती है इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी जल्दी संपन्न कराए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 2 साल से लगभग लंबित है और इसमें सरकार को भी जो है लगातार निराशा एक तरीके से हम कहें कोर्ट में हाथ लग रही है और ऐसे उन हजारों लाखों अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं अहित हो रहा है जो इस परीक्षा के आस लगाए बैठे हैं कि इनमें कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट। आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब पर बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियोज़ की करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।